आपका सिलेबस में स्लोप और डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के लिए 4 मेथड है। डबल इंटीग्रेशन मेथड है, मैकलॉस मेथड है, एरिया मोमेंट मेथड है, कॉन्जुगेट बीम मेथड। 4 मेथड है। अभी हम लोग एक एक टॉपिक को एक एक करके ही कवर करेगा। सबसे पहले हम कवर करेगा डबल इंटीग्रेशन मेथड को। डबल इंटीग्रेशन मेथड को डबल इंटीग्रेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस बार इंटीग्रेशन 2 बार करना है। एक बार इंटीग्रेशन आप देखो कहाँ करेगा, यहाँ में कर रहे थे। एक बार इंटीग्रेशन यहाँ में कर रहे हैं और सेकेंड टाइम इंटीग्रेशन आप कहाँ में कर रहे हैं, इधर में कर रहे हैं। तो एक बार इंटीग्रेशन इधर करते हैं, एक बार इंटीग्रेशन यहाँ में कर रहे हैं, 2 बार इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसलिए इस मेथड को डबल इंटीग्रेशन मेथड बोलते हैं। अभी देखो एक चीज़ हम बता देगा आपको कि आप चारों मेथड में से कोई डबल इंटीग्रेशन मेथड, मैकलॉस मेथड, एरिया मूवमेंट मेथड और आपका कॉन्जुगेट बीम मेथड, चारों मेथड में से कोई भी मेथड आप यूज़ करो, चारों का चारों मेथड में एक चीज़ कॉमन है और वो कॉमन क्या है, वो है ये इक्वेशन। इसी इक्वेशन को यूज़ करके आपको हर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होता है। जितना भी ये चैप्टर में सारा का सारा न्यूमेरिकल इसी इक्वेशन से सॉल्व होता है। इसलिए इस इक्वेशन को हम यहाँ स्टार मार्क किया हुआ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और इस इक्वेशन को होता है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। हम इसको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का जनरल इक्वेशन बोलते हैं, जिसका है ई आई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम है। ई का मतलब है यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। एम जो है क्या है आपका बेंडिंग मोमेंट एट ए गिवन सेक्शन हो गया। अभी देखो आपका बीम, सपोज ये एग्जांपल, आपका बीम ये हो गया, आपका बेंडिंग बीएमडी आप ड्रॉ किया होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पहले ड्रॉ किया। बेंडिंग मोमेंट कुछ ऐसा ऐसा करके होता था, ठीक है ना। तो बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू हर पॉइंट में अलग अलग होता है। यहाँ में 0 होगा, यहाँ में 2 होगा, यहाँ में 10 होगा, यहाँ में 20 होगा, यहाँ में 5 होगा, 15 होगा, 16 होगा। बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू हर पॉइंट में अलग 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 होता है, याद रखो। यहाँ में 10 होगा, यहाँ 20, यहाँ 100, यहाँ 2 होगा, यहाँ 15 भी हो सकता है, याद रखो। तो हर पॉइंट में बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू अलग अलग होता है। तो इस चैप्टर में जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा, आप हर सेक्शन और हर अलग अलग बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू नहीं ले सकते, आपको कोई एक ही वैल्यू लेना होता है, याद रखो। इसलिए बीम बहुत लंबा होगा, ठीक है ना, और इसका स्पैन जो है बहुत ही लंबा होगा, एल लेंथ होगा, 10 मीटर हो सकता है। लेकिन आपको जब कैलकुलेशन करना हो, कैलकुलेशन सिर्फ एक ही पॉइंट में करना होता है। इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, पूरा बीम में सिर्फ हम लोग को एक सेक्शन में ही कैलकुलेशन करना होता है। इसलिए पूरा बीम में हम लोग क्या करते हैं, एक सेक्शन इमेजिनरी सेक्शन एज्यूम कर लेते हैं, कट कर देते हैं। तुम कहीं भी कर सकते हैं। सपोज हम पॉइंट ए से एक्स डिस्टेंस आगे में, पॉइंट ए से एक्स डिस्टेंस आगे में एक इमेजिनरी सेक्शन कट कर दिया। ये सेक्शन क्या है, एक्स एक्स है। तो अभी सेक्शन एक्स एक्स कहाँ, सेक्शन एक्स एक्स जो है आपका बीम को कहाँ में कट कर रहा है, यहाँ ये इस पॉइंट में कट कर रहा है। तो यहाँ में जो इस पॉइंट में जो भी बेंडिंग मोमेंट मिलेगा उसको हम एम बोलेगा, ठीक है ना, एम बोलेगा। तो बेंडिंग मोमेंट एम का वैल्यू जो है सेक्शन एक्स एक्स के लिए यहाँ में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और कैलकुलेशन आप लेफ्ट साइड से करो, राइट साइड से करो, हम आपको पहले ही बताया। फॉर बेंडिंग मोमेंट आइदर यू डू कैलकुलेशंस फ्रॉम लेफ्ट और फ्रॉम राइट, यू विल गेट द सेम वैल्यू। तो देखो लेफ्ट साइड वाला बहुत छोटा पोर्शन है, ठीक है ना, और राइट साइड वाला बहुत बड़ा पोर्शन है, इसलिए कैलकुलेशंस कहाँ से करो, छोटा वाला पोर्शन से करो। तो सबसे पहले याद रखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको ये इक्वेशन को यूज़ करना है न्यूमेरिकल के लिए। तो आपका बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन आपके पास होना पड़ेगा। बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन होता है, आपको बनाना पड़ता है। और बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो आप देखो बीम बहुत ज़्यादा लंबा होता है, इसलिए बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू जो हर पॉइंट में अलग 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 होता है, हमको कोई एक ही वैल्यू पकड़ना है, कोई एक ही जगह सेक्शन में हमको कैलकुलेशन करना है, क्योंकि यहाँ में एम के लिए सिर्फ एक ही जगह बाकी है, याद रखो। इसलिए क्या करेगा, हम कहाँ में कहीं ये डायग्राम में कि ये बीम में कि कहीं में भी एक इमेजिनरी सेक्शन कट कर दे और कैलकुलेशन वहाँ में करो। तो इमेजिन करो हम यहाँ में सेक्शन कट किया जो पॉइंट ए से एक्स डिस्टेंस आगे में है, और यहाँ में इस पॉइंट में हम क्या करेगा, मोमेंट एम का एक इक्वेशन प्रोड्यूस करेगा और बेंडिंग मोमेंट एम का वैल्यू कैलकुलेट करेगा। और एम का इक्वेशन एक बार मिल गया तो उसको यहाँ पुट करेगा तो एक लंबा सा इक्वेशन मिल जाएगा। अभी करना क्या होता है कि डबल इंटीग्रेशन मेथड में करना क्या होता है कि कैलकुलेशंस में आपको डबल इंटीग्रेशन मेथड में 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ता है, इसलिए इसको डबल इंटीग्रेशन मेथड बोलते हैं। तो यहाँ में ई आई इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम का एक लंबा सा बेंडिंग मोमेंट का एक लंबा सा इक्वेशन मिल जाएगा। इस लंबा इक्वेशन को एक बार फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन का इक्वेशन कुछ ऐसा निकलेगा, जनरल इक्वेशन में ऐसा निकलेगा, जिसमें इंटीग्रेशन करने से क्या होता है, ई आई इंटीग्रेशन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का क्या है। इंटीग्रेशन का केस में हमेशा डिफरेंशिएशन का पावर कम हो जाता है, याद रखो। तो 4 से 3, 3 से 2 से 1 हो जाता है। तो इंटीग्रेशन पावर 2 करेगा तो क्या डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या में रेड्यूस हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स में रेड्यूस हो जाएगा। तो पावर 2 से ये 1 में गिर जाएगा। इंटीग्रेशन का ये खासियत है, ये पावर डिफरेंशिएशन का पावर को ये रिड्यूस करता है। तो 2 से पावर 1 में रिड्यूस हो जाएगा। तो ई आई ये कांस्टेंट हो गया, बाहर में हो गया, तो इंटीग्रेशन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन डी वाई बाई डी एक्स होगा इस इक्वल टू, अभी ये इंटीग्रेशन एम हो गया। तो एम तो कांस्टेंट है, तो एम को बाहर थे दो तो यहाँ में 1 आ जाएगा। तो एम इंटीग्रेशन 1 क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 का वैल्यू क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है ना। तो एम इंटू एक्स आ जाएगा, इसलिए इसका इंटीग्रेशन एम का वैल्यू एम एक्स यहाँ डाल दिया। और जब भी इंटीग्रेशन करते हैं एक कांस्टेंट ऐड होता है, आपको पता होना चाहिए। तो एक बार आप फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन किया तो प्लस C1 आ जाएगा। तो यहाँ में ये इक्वेशन को अगर ध्यान देखिए तो इस इक्वेशन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, हमें डी वाई बाई डी एक्स दिखाई दे रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स हम पहले बताए थे क्या है, डी वाई बाई डी एक्स स्लोप होता है, याद रखो। इसलिए इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन ऑफ स्लोप बोलते हैं, क्योंकि हमें स्लोप दिया हुआ है, स्लोप है, इसलिए इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्लोप बोलते हैं।
फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन किया तो इक्वेशन ऑफ स्लोप मिल गया। अभी इसको सेकंड टाइम इंटीग्रेशन करना है। सेकंड टाइम इंटीग्रेशन करेगा तो आपको कुछ ऐसा इक्वेशन मिल जाएगा। तो dy बाई डी एक्स का पावर रेड्यूस हो गया, कितना बचेगा, dy बाई डी एक्स को जब इंटीग्रेट करता है तो वो क्या में कन्वर्ट हो जाता है, वो y में कन्वर्ट हो जाता है। तो ई आई इंटू इंटीग्रेशन dy बाई डी एक्स का वैल्यू y होता है। उसके बाद एम एक्स का इंटीग्रेशन करेगा तो एम एक्स स्क्वायर बाई टू होता है, प्लस उसके बाद C1 इंटीग्रेशन यहाँ में 1 आएगा। इंटीग्रेशन 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x होता है, C1 इंटू एक्स यहाँ में हो जाता है। सिंस ये सेकंड टाइम इंटीग्रेट कर रहा है, हर बार जब भी आप इंटीग्रेट करेगा एक कांस्टेंट ऐड होता है, हम बताया था, ठीक है ना। तो इस बार एक नया कांस्टेंट आएगा, C2 आएगा। तो इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखो तो इस इक्वेशन को देखो, यहाँ में इक्वेशन में क्या दिया, y दिया हुआ, और y का मतलब क्या होता है, डिफ्लेक्शन होता है। तो इस इक्वेशन में आपका डिफ्लेक्शन का वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए इसको इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसका मतलब इक्वेशन नंबर बी क्या है, इक्वेशन नंबर बी क्या है, ये इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन है। तो ये इक्वेशन ऑफ स्लोप है ए, और ये इक्वेशन बी जो है इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन है, क्योंकि यहाँ में डिफ्लेक्शन का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना, याद रखो। अभी जनरली क्या करता है, देखो जब भी तुम कैलकुलेशंस करेगा ना तो करना क्या होता है कि अगर इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को देखेगा तो इक्वेशन ए में क्या कांस्टेंट है, C1 है, और इक्वेशन बी में देखिएगा तो इक्वेशन बी में दो कांस्टेंट है, एक C1 है और एक दो C2 है। और कैलकुलेशन का एक मेन मोटिव क्या होता है कि जब भी आप कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं आपको हमेशा इक्वेशन को जो है कांस्टेंट फ्री रखना है। इसका मतलब जो इक्वेशन ऑफ स्लोप और इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन आप प्रोड्यूस किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन ए और इक्वेशन बी निकला है, दोनों इक्वेशन को इस तरह से आपको प्रोड्यूस करना, एक्सप्रेस करना है कि दो आपका जितना भी कांस्टेंट है वो इरेज हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए। इसका मतलब इक्वेशन नंबर ए को अगर देखेगा तो इक्वेशन नंबर ए को हमको दोबारा से ऐसा लिखना है कि C1 का वैल्यू हट जाना चाहिए, यहाँ में कुछ अलग वैल्यू आ जाना चाहिए। और इक्वेशन नंबर 2 में भी आपको C1 और C2 का वैल्यू को आपको कैलकुलेशन ऐसा करना है कि C1 गायब हो जाना चाहिए और C2 गायब होना चाहिए। मतलब आपको इक्वेशन को कांस्टेंट फ्री होना चाहिए, याद रखो, कांस्टेंट को हटाना चाहिए। तो C1 का जगह कुछ अलग डालेगा और C2 का वैल्यू कुछ अलग डाल देगा, ठीक है ना। तो मेन मोटिव वही है, C1 और C2 को इक्वेशन से हटाना होता है, जो ये दो इक्वेशन आप प्रोड्यूस किए उससे। तो यहाँ से C1 हटाना है और यहाँ से C1 हटाना है, साथ में C2 को भी हटाना है कि ये भी कांस्टेंट है। और इसके लिए स्टेप नंबर 4 आता है, ये लास्ट नंबर है, यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस। तो ये बाउंड्री कंडीशंस को यूज़ करके आप जो है पहले C1 का वैल्यू कैलकुलेट करेगा, C2 का वैल्यू कैलकुलेट करेगा। एक बार C1 और C2 का वैल्यू मिल गया तो इक्वेशन नंबर ए में आप C1 का वैल्यू यहाँ डाल देगा, और C1 का इक्वेशन नंबर बी में C1 का वैल्यू यहाँ डाल दो और C2 का वैल्यू यहाँ दे, क्योंकि C1 और C2 का वैल्यू मिल चुका है हमें, C1 और C2 का वैल्यू मिल गया तो C1 का वैल्यू यहाँ में और इधर डाल दो और C2 का वैल्यू यहाँ डाल दो। तो ये इक्वेशन दो जो इक्वेशन है उसको आप रीराइट करो, दोबारा से लिखिएगा। तो C1 तो गायब हो गया, यहाँ में कुछ वैल्यू मिल गया, C1 गायब हो गया, C2 गायब हो गया, यहाँ C1 का और C2 का वैल्यू कुछ मिल गया तो उधर पुटअप कर दो, तो ये C1 और C2 फ्री हो जाएगा। तो ये इक्वेशन में स्लोप दिया हुआ है, इसलिए इसको इक्वेशन ऑफ स्लोप बोलते हैं, इक्वेशन ए। और इस इक्वेशन में y वैल्यू है, y मतलब डिफ्लेक्शन होता है, यहाँ हम इस इक्वेशन में डिफ्लेक्शन दिया हुआ है इसलिए इसको इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन बोलते हैं, याद रखो, ठीक है ना। अभी स्टेप नंबर 4 जो है बाउंड्री कंडीशन, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन क्या है हम वो बताएं, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन तुम C1 और C2 का वैल्यू निकालते हैं, हम फिर से बताते हैं। अगर आपका एग्जांपल इमेजिन करो कि ये आपका न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में आपका बीम दिया हुआ है। अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपका ये डायग्राम में कितना पॉइंट्स है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। बाउंड्री वाला पॉइंट्स कौन सा है, पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। तो बाउंड्री कंडीशन, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन से क्या करते हैं, ये इक्वेशन ऑफ स्लोप को और इक्वेशन ऑफ डिफ्लेक्शन को यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, एक बार पॉइंट ए में, फिर पॉइंट सी में और फिर पॉइंट बी में अलग अलग स्लोप का और डिफ्लेक्शन का वैल्यू निकालते हैं। मतलब पॉइंट ए में स्लोप और डिफ्लेक्शन का वैल्यू निकालेगा, पॉइंट बी में स्लोप और डिफ्लेक्शन का वैल्यू निकालेगा, और पॉइंट सी में स्लोप और पॉइंट बी में स्लोप और डिफ्लेक्शन का वैल्यू। मतलब आपका बीम में जितना भी पॉइंट्स दिया रहता है, हर पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं, एक बार स्लोप डिफ्लेक्शन का वैल्यू, स्लोप डिफ्लेक्शन का वैल्यू, स्लोप डिफ्लेक्शन का वैल्यू निकालते हैं। तो अलग अलग पॉइंट में स्लोप और डिफ्लेक्शन का वैल्यू कैलकुलेट करना को ही हम लोग क्या बोलते हैं, बाउंड्री कंडीशंस बोलते हैं, याद रखो, ठीक है ना, याद रखो, हाँ। और बाउंड्री कंडीशन से C1 और C2 का वैल्यू निकल जाता है, और उसको दोबारा यहाँ पुटअप करके इस इक्वेशन को दोबारा से रीराइट करना, इस इक्वेशन को दोबारा से रीराइट करना है C1 और C2 का वैल्यू को डाल के, ठीक है ना। तो ये है आपका डेरिवेशन पोर्शन है डबल इंटीग्रेशन मेथड का, सिंपल है, धीरे से ध्यान से सुन लो, आपको समझ आ जाएगा। अभी हम इसका नेक्स्ट वीडियो में डबल इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम नंबर 1 को हम एक्सप्लेन करेंगे।